और अब कचहरी में आज पेशी में बात भरोसे की। भरोसा ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये व्यवस्था है जिससे हमारे देश के रिश्ते नाते चलते हैं। मां का भरोसा औलाद पर, मालिक का नौकर पर, बहन का भाई पर, दोस्त का दोस्त पर, छात्र का छात्राओं का अपने गुरु पर। और अगर कहीं भी भरोसे या खून हुआ तो रिश्ते तार तार हो जाते हैं। दिल्ली के अंदर ये हुआ है, एक बहुत बड़े आश्रम के गुरु पर इसके डायरेक्टर के खिलाफ उसी जगह पढ़ने वाली एक दो नहीं बल्कि 17 लड़कियों ने शिकायत की है। छात्राओं ने कोर्ट के सामने बयान दर्ज करवाए हैं। डायरेक्टर पर सीधे सीधे यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हरासमेंट के इल्जाम लगाए। पुलिस की माने तो पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करने वाली छात्राओं ने डायरेक्टर पर अश्लील मैसेजेस भेजने, जबरन शारीरिक संपर्क जैसे गंभीर आरोप लगाए। आरोप तो यह भी है कि आश्रम का स्टाफ भी बाबा की मांग पूरी करने का दबाव बनवाता है। आरोप लगे तो कार्रवाई हुई। आश्रम विभाग ने बाबा को हटा दिया, बाबा भी भाग निकला। अब पुलिस पूरे मामले की जांच करे, लेकिन कैसे भरोसे को तार तार किया गया है, जरा इस पेशी में समझिए। माथे पर त्रिकोण, भगवा लिबास, स्वामी का भेष, मानो दुनियावी ऐशो आराम से ये बाबा विरक्त, लेकिन ठाट बाट ऐसी जो माथा चकरा दे। ये बाबा फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है, महिला उत्थान की डींगे हाँकता है। I'm more grateful that our entire treatment has been there, have been taking care of me. लेकिन कुकर्मों के संगीन इल्जामात ऐसे जिनका तसव्वुर तक सुनने वाले की रूह कांप जाए। गुरु शिष्य के रिश्ते से विश्वास उठा दे। बाबा के बदनाम लोग का स्याह सच क्या? अपनी स्टूडेंट्स को स्वामी क्या क्या मैसेज भेजता था? बाबा विदेश ट्रिप के ट्रैप में लड़कियों को कैसे फंसाता था? 50 लाख की गाड़ी पर बाबा कितनी एम्बेसी की नंबर प्लेट लगाकर चलता था? फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करने की जो गाड़ी है, इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कुल 1.5 महीने से जो बाबा है ये चिदानंद सरस्वती, वो फरार है। ऑपरेशन डर्टी बाबा, एनडीटीवी की ग्राउंड पड़ताल। इन सुलगते सवालों का स्याह सच जब दिल्ली के वसंत कुंज में बने इस आलिशान आश्रम की चौहद्दियों से बाहर निकला तो बाबा का सफेद पोश चेहरा बेनकाब हो गया। ये बाबा कौन है? क्या इल्जाम है? आखिर वसंत कुंज के श्रृंगेरी आश्रम में पीजी डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट के साथ स्वामी ने क्या किया? इन सवालों की ग्रह खोलने के लिए एनडीटीवी इंडिया के रिपोर्टर मुकेश सिंह सेंगर ने ग्राउंड जीरो पर पड़ताल शुरू की। दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में ये है श्री श्री जगद्गुरु शंकराचार्य महासंस्थानम यानी कि श्री शारदा पीठम श्रृंगेरी, और यहीं पर रहने वाली करीब 17 लड़कियों ने अपने साथ में यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। ये दक्षिण भारत का एक बड़ा आश्रम है और दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में है, जहां पढ़ने वाली 17 लड़कियों ने एक बाबा यानी कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर आरोप लगाए हैं कि काफ़ी लंबे समय से वो लड़कियों के साथ में छेड़खानी कर रहा था और उनके साथ में रेप करने की कोशिश की है। श्रृंगेरी आश्रम से स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर संगीन इल्जामों की दास्तान आखिर बाहर कैसे निकली, ये बताएं। उससे पहले दिल्ली के डर्टी बाबा का पूरा इंट्रोडक्शन जान लीजिए। नाम स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ डॉक्टर पार्थसारथी। ओहदा 12 साल से श्रृंगेरी आश्रम का संचालक और केयरटेकर। मूल निवास ओडिशा। इल्जाम छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न। अब सवाल है कि स्वामी की करतूतें बेनकाब कैसे हुई? दरअसल श्रृंगेरी मेट के प्रशासक पीए मुरली की शिकायत पर बाबा के खिलाफ यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ का केस दर्ज हुआ। फिर बाबा के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन होने लगे। आश्रम के लोगों ने बाबा को निकाल दिया है, स्वामी को निकाल दिया है, लेकिन पिछले 1.5 महीने से ये बाबा फरार चल रहा है और दिल्ली पुलिस इसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने आश्रम के अंदर के तमाम सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को जब्त कर लिया है, हार्ड डिस्क जब्त कर ली है, लेकिन आप देख सकते हैं कि दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में ये कितना बड़ा आश्रम है और इसी आश्रम के अंदर एक मैनेजमेंट का संस्थान है जहां पर कई लड़कियां पढ़ती हैं। पुलिस ने 32 लड़कियों के बयान दर्ज किए हैं और उनमें से 17 लड़कियों ने स्वामी चैतन्यानंद
सरस्वती पर छेड़खानी और रेप की कोशिश के आरोप लगाए हैं। आश्रम से निकले संगीन इल्जामों के सुनामी ने दिल्ली पुलिस तक को हैरान कर दिया। पुलिस एक्शन में आई। बाबा आश्रम में क्या करता था? लड़कियों ने पटियाला हाउस कोर्ट में बाबा के गुनाहों का कैसा पुलिंदा खोला? इसकी ब्रीफिंग खुद साउथ वेस्ट दिल्ली के डीसीपी ने दी। पीएसवी के नॉर्थ में एक कंप्लेंट आई थी सेक्सुअल हरासमेंट की। कुछ फीमेल छात्राएं जो कि पीजीडीएम कोर्स परस्यू कर रही हैं श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में, उन्होंने अपनी जब कंप्लेंट दी तो एक एफआईआर दर्ज की गई उपयुक्त सेक्शंस में बीएनएस के, और इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। स्वामी चैतन्य सरस्वती जिस आश्रम का केयरटेकर कम टीचर था, पुलिस जांच में उसे लेकर पता चला कि उस आश्रम में पीजी डिप्लोमा के 2 बैच चल रहे हैं। इन 2 बैच में 35 से ज्यादा छात्राएं पढ़ रही हैं। कई वार्डन पर बाबा के लिए काम करने का आरोप है। छात्राओं ने कहा वार्डन बाबा से मिलवाती थी। संस्थान की ओर से एक बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि स्वामी को इस पीठ से निकाल दिया गया है। उसका जो असली नाम है वो डॉक्टर पार्थ सारथी है, लेकिन लंबे समय से वो यहाँ पर रहकर लड़कियों को पढ़ा रहा था और लड़कियों पर ये दबाव बनाया कि वो उनके साथ में जो भी हो रहा है वो कहीं बाहर ना बताएं, नहीं तो इसका जो अंजाम है वो भुगतना होगा। पटियाला हाउस कोर्ट में जिन 17 लड़कियों का बयान दर्ज हुआ, उन्होंने बाबा के बदनाम आश्रम के ऐसे किस्से सुनाए जो विचलित करने वाले। लड़कियों ने पुलिस के सामने बाबा के वो चैट्स बतौर सबूत पेश किए जिनके जरिए बाबा लड़कियों को अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा था। छात्राओं के साथ स्वामी ने जो चैट्स लिखे, उनके कुछ अंश एनडीटीवी इंडिया के हाथ भी लगे। आरोपी स्वामी चैतन्य सरस्वती लड़कियों को जो मैसेज भेजता था, उसमें लिखा, मेरे कमरे में आ जाओ, तुम्हें विदेश लेकर चलूंगा ट्रिप पर, तुम्हें कोई खर्चा नहीं करना होगा, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें फेल कर दूंगा। इन खुलासों के बाद पुलिस ने 50 से ज्यादा छात्राओं के मोबाइल फोन की जांच करवाई। हालांकि ज्यादातर डिवाइसेस में मोबाइल चैट्स डिलीट हुए। उधर आश्रम में बाबा के मददगार कौन कौन थे, बाबा के काले कारनामों में कौन कौन शरीक था, इंस्टीट्यूट के बाकी फैकल्टी से भी दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि बाबा के गुनाहों की कड़ियां जुड़ सके। इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है और जितने भी अक्यूज्ड हैं या को अक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ एज पर लॉ एक्शन लिया जाएगा। स्वामी चैतन्य सरस्वती 1.5 महीने से फरार है। उसकी लोकेशन आगरा में ट्रेस हुई, जिसके बाद अब तक ये पता नहीं चल सका कि संगीन आरोपों में घिरा ये स्वामी आखिर कहां छिपा है। पुलिस जल्द उसे सलाखों के पीछे पहुंचाने का दावा करती है। उधर आश्रम के बाहर सिक्योरिटी टाइट हो चुकी है। आश्रम के गेट पर बाउंसर तक लगाए गए हैं। इस संस्थान का जो गेट है वहां पर किस तरह से सुरक्षा भी लगा दी गई है। बाउंसर्स बाहर खड़े हुए हैं ताकि कोई अंदर ना जाने पाए। आप देख सकते हैं कि बाउंसर्स भी बाहर खड़े हुए हैं और इसी के अंदर जो शारदा पीठ श्रृंगेरी जो संस्थान है मैनेजमेंट का, वो इसी के अंदर है और इसी के अंदर हॉस्टल से जहां पर विक्टिम रहती हैं, तो पुलिस ने सभी जो लड़कियां हैं विक्टिम, उनके बयान कोर्ट में दर्ज करा दिए हैं। लेकिन ये जो बाबा है इसकी तलाश जारी है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अरुण नेगी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। ये बाबा फिलहाल फरार है, बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा है। पुलिस को शक है कि वो देश छोड़कर भाग सकता है, इसलिए स्वामी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ है। पुलिस ने स्वामी की कुंडली खंगाली तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। मसलन बाबा पिछले 16 साल से सीरियल ऑफेंडर है। दिल्ली में पहले से उसके खिलाफ छेड़छाड़ के 2 केस रजिस्टर्ड है। बाबा पर छेड़छाड़ का पहला मुकदमा साल 2009 का है, जो डिफेंस कॉलोनी थाने में दर्ज है। दूसरा मामला जो है वो 2016 में वसंत कुंज के नॉर्थ थाने में रजिस्टर्ड हुआ। मठ की शिकायत पर स्वामी पर धोखाधड़ी केस दर्ज हुआ। अब तक कुल मिलाकर बात की जाए तो स्वामी पर 5 केस दर्ज हो चुके हैं। इस पर 50 लाख की लग्जरी वॉल्वो कार जैसे गाड़ियों को रखने का भी ये शौकीन आदमी है। ये कार आश्रम में कैंपस में जब्त हुई है। खास बात यह कि इस कार पर कई एम्बेसी की नंबर प्लेट्स मिली हैं। इसके पास वॉल्वो गाड़ी है जो किसी और के नाम से रजिस्टर्ड है। कुल मिलाकर कहें तो रंगीन मिजाज का यह आदमी जो आस्था और लोगों की अंधभक्ति का फायदा उठाता है। देखिए, आस्था और अंधविश्वास में बड़ा महीन सफर होता है। हमारा देश जो है वो बड़ा आस्था प्रधान देश है। लोग जो है वो बड़े पॉजिटिव हैं, भक्ति लीन वाले हैं और कई बार यही भक्ति का कुछ लोग फायदा उठाते हैं। लोग जब बड़े आश्रम या फिर इंस्टीट्यूट की गद्दी पर बैठते हैं तो वो खुद को कानून के दायरे से ऊपर समझने लगते हैं और फिर यही रुतबा दिखाकर वो प्रेशर बनाते हैं, मासूम लड़कियों फंसाते हैं। इस बाबा ने भी यही किया। हालांकि ये पहला एग्जाम्पल नहीं, इससे पहले भी आप याद करो, चाहे राम रहीम की बात हो या बाकी और लोगों की, कई ऐसे मामले हैं जहां पर धर्म की आड़ लेकर लोगों ने
लड़कियों के साथ गलत काम किया और बाद में जेल की हवा खाई। कई संगीन इल्जाम कईयों पर है। इसीलिए हमारी कद्र जो है बार बार वो आनी चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि आप भरोसा करने से पहले उसके बैकग्राउंड को समझें और हमेशा भक्ति के लिए समर्थन करें, व्यक्ति विशेष का समर्थन ना करें, चाहे नेता हो या फिर भगवान की पूजा पाठ कराने वाले। यहां पर मुद्दे पर समर्थन करें, नीतियों पर समर्थन करें, भक्ति पर समर्थन करें। और जब बात भक्ति से व्यक्ति विशेष की बढ़ने लगे तो वहां पर सतर्क हो जाए, अपनों को भी सतर्क रखें। और अगर फंस रहे हैं, कोई गलत काम हो रहा है, तो कानून का सहारा ले ताकि आप ऐसे ट्रैप में ना फंसे, बच जाए वहां से आप। हालांकि जहां तक ट्रैप से बचने का सवाल है तो उसे लेकर गाइडलाइन जारी होती है। आजकल हर जगह पोस्टर दिखते हैं। चूंकि भरोसे, आस्था और धर्म की बात चली तो गरबा का जिक्र करना भी बनता है और इसी पर आज हमारी अगली पेशी। नवरात्रि का मौका है, शहर शहर गरबा पंडाल सजे हुए हैं, लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन इन्हीं पंडालों को लेकर नई गाइडलाइन जारी हुई। कोई कहता है कि कलावा बंधवाओ, तिलक लगवाओ, मां दुर्गा और विष्णु के अवतार के आगे शीश झुकाओ तो ही गरबा पंडाल में एंट्री मिलेगी। इसी बीच जिला प्रशासन ने भी नियम कानून तय किए हैं। अब सवाल यह है कि इन नियमों पर सियासत कैसे हो रही है, मौलाना क्या कह रहे हैं, पंडित क्या कह रहे हैं, आज ये जानना भी जरूरी है। इस पेशी के जरिए समझिए। गरबा पर नया फरमान, भोपाल टू मुंबई घमासान। कलावा पहनो, टीका लगा, फिर पंडाल में एंट्री पाओ। पंडालों के बाहर चेतावनी, गैर हिंदू की एंट्री पर पाबंदी। एक तरफ गरबा पंडालों में तरह तरह के रंग नजर आ रहे हैं, लोग झूम रहे हैं, एक दूसरे के साथ डांडिया खेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि साहब हम मक्का मदीना तो नहीं जाते, ये क्यों आते हैं? मैं उनसे एक पैगाम देना चाहता हूँ, मक्का मदीना में सिर्फ मुसलमान जा सकता है। इस आपसी तकरार के बीच हालात ये हैं कि पंडालों की लक्ष्मण रेखा तय कर दी गई है। आस्था पर कोई आंच ना आए, इसके लिए गेट पर जांच की जा रही है। एंट्री करने वालों के माथे पर तिलक और हाथ में कलावा बांधा जा रहा है, जिससे पंडालों में कोई छलावा ना हो। अगर आपके बच्चे आपसे पूछें कि क्यों, तो अपने इलाकों के उलेमाओं से एक फतवा लीजिए कि क्या ये सही है या गलत है। कल भोपाल के जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए थे और आज ग्वालियर के जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किए। इनमें साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि बिना पहचान पत्र के एंट्री नहीं मिलेगी। आयोजन स्थल पर सीसीटीवी लगाना जरूरी है। पंडालों में हथियार ले जाने पर पाबंदी है। जहाँ बहन बेटियां जा रही हैं उनकी सेफ्टी और सुरक्षा करना ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार की वचनबद्धता है और सरकार की वचनबद्धता को पूर्ण कराना ये जिला प्रशासन का काम है। इसलिए कोई भी अपराधी गरबा प्रवेश न कर सके, कोई भी हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी और लब जिहादी वो गरबा क्षेत्र में प्रवेश न कर सके, बहन बेटियों के साथ छेड़खानी न हो सके। और जो गरबा आयोजक है उनको भी आग्रह पूर्वक कहा गया है कि वो सतर्क रहे, सावधान रहें और इस तरह के अपराधी अगर उनकी नजरों में आते पकड़ें और थोड़ी हल्की फुल्की ठुकाई भी करें और फिर प्रशासन को दें। हालांकि भोपाल प्रशासन की इस गाइडलाइन ने मध्य प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया है। कांग्रेस बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए इस गाइडलाइन पर सवाल उठा रही है। ये खुशामदखोर अधिकारियों की होड़ लगी है बीजेपी को खुश करने की और इसी के चलते अधिकारी इस तरह के निर्णय ले रहे हैं। अब ये किस नियम, किस नीति और किस परंपरा में है कि किस त्योहार को देश का कौन सा आदमी कौन सा भोजन करेगा। बीजेपी के नेता अधिकारी ये चिल्ला चिल्ला के बीजेपी के नेता कह रहे हैं, हर साल कहते हैं कि पिछले 10 सालों से ये बिल्कुल परंपरा बन गई है कि कोई दूसरे समुदाय का आदमी अगर गरबा में आएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सालों से हर साल गरबा आता है तो इनके नेता यही बयानबाजी करते हैं कि इस वर्ग को नहीं जाना चाहिए, उस वर्ग को नहीं जाना चाहिए। अरे आपकी सरकार है 2 दशक से, कानून ले आते आप कि ये वर्ग नहीं जाएगा, वो वर्ग नहीं जाएगा। ऐसा कोई कानून तो है नहीं, कहीं लिखा तो है नहीं कि ये लोग नहीं जाएंगे या वो लोग नहीं जाएंगे। सिर्फ सियासत करना है और जनता को बिल्कुल से बांट के रखना है और हिंदू मुस्लिम करना है, सिर्फ यही बचा है इनके पास। इन बयानों से साफ है कि जहां पहले लव जिहाद की बात होती थी वहां अब सियासत का अखाड़ा बन चुके गरबा पंडाल ट्रेंडिंग है। इसी बीच वीएचपी नेता साध्वी प्राची ने एक बयान दिया
जो शुरू तो जिहाद से हुआ लेकिन खत्म मस्जिदों पर जाकर हुआ। हिंदुओं के त्योहारों पे भाईचारा स्थापित होता है तुम्हारा, तो गरबा में महिलाओं को भेजो ना, अपनी महिलाएं देखे, महिलाएं जाए वहां से कुछ शिक्षा लेके आए। महिला गरबा में पुरुषों को भेज दीजिए। ये जो लोंडे हैं तुम्हारे, इन्हीं को क्यों भेजते हो? इसका मतलब बहुत बड़ी साजिश है, हम जानते हैं। और दूसरी बात, अगर गरबा सांस्कृतिक मानते हैं, बहुत अच्छी चीज है, तो मस्जिद में गरबा करा लीजिए। वहां पर तुम्हारे ये लोंडे भी जाएंगे, मुस्लिम लड़कियां भी, महिलाएं भी, गरबा मस्जिदों में करा लीजिए, क्योंकि भाई डीएनए तो सबका एक। हालांकि ऐसे बयान सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं, क्योंकि गरबा देश के कई राज्यों में मनाया जा रहा है। इसी बीच छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि गरबा आदिशक्ति की उपासना है, मुस्लिम युवाओं को इससे दूर रहना चाहिए। मुस्लिम समाज की आस्था नहीं है, तो वहाँ जाने का औचित्य नहीं है, उसके कारण विवाद की है। और चूंकि ये गरबा है, गरबा माँ की आराधना करना है और माँ की आरती होती है, तो चूंकि आस्था नहीं है तो वहाँ जाने का औचित्य नहीं है। इसलिए मुस्लिम समाज से अपील की गई है कि गरबा से आप दूरियां बना के रखें और अपना एक भाईचारा कायम रखें। हालांकि सलीम राजा की मुस्लिम युवाओं को यह नसीहत कांग्रेस को पसंद नहीं आई। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड पर बीजेपी की टूलकिट की तरह काम करने का इल्जाम लगा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का माहौल बना के और हिंदू खतरे में है, इस प्रकार का माहौल बना के, इसमें मुसलमान क्यों मुख्य है? मुसलमानों को क्या लेने देना? गरबा में उनको एंट्री मिले न मिले, उनसे क्या लेने देना है? इन बयानों के बाद सवाल उठता है कि आखिर क्यों गरबा को मजहबी तराजू में तोला जा रहा है? आखिर क्यों गरबा पर लव जिहाद वाला ग्रहण लगा है? आखिर कौन गरबा पंडालों के खिलाफ साजिश रच रहा है? एक चिंगारी कैसे देश में फैल सकती है, ये पेशी उससे जुड़ी हुई है। इस बार मामला कानपुर से शुरू हुआ है, लेकिन प्रदर्शन देश भर में फैल रहे हैं और अब तो धार्मिक रंग भी ले चुका है। दरअसल कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर एक विवाद शुरू होता है। पुलिस 25 लोग गिरफ्तार करती है, लेकिन ये मामला इतना बढ़ जाता है कि धीरे धीरे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के कई शहरों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ प्रदर्शन होता है। जवाब में आई लव महादेव और आई लव महाकाल के पोस्टर भी सड़कों पर आते हैं। नारेबाजी होती है, प्रदर्शन होते हैं। मामला बढ़ता है तो सियासी बयानबाजियां तेज होती हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार तेज हो गया है, विरोध भी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ये पूरी विवाद की जड़ क्या है, जरा इस पेशी में समझिए। देश में आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महाकाल ने जोर पकड़ लिया है। शहर शहर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी गवाह है ये दो तस्वीर। दरअसल देश भर में जो ये ट्रेंड चला उसकी शुरुआत कानपुर से हुई, जहां 4 सितंबर को जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया गया था, जिसके बाद 5 सितंबर को इलाके में रहने वाले हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध जताया और कहा कि ये नई परंपरा है, इसे बंद होना चाहिए। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, पोस्टर बैनर फाड़े गए। 10 सितंबर को 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जिसके विरोध में 19 सितंबर को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एफआईआर वापस लेने की मांग करते हुए जुलूस निकाला और इसी विवाद ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में बवाल शुरू हो गया। हालांकि आई लव मोहम्मद ट्रेंड होने के बाद अब आई लव महाकाल ट्रेंड होने लगा। जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं। वाराणसी में आई लव मोहम्मद के जवाब में संतों ने आई लव महादेव के साथ प्रदर्शन किया। संतों ने कहा कि आई लव मोहम्मद की आड़ में देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, सरकारों के खिलाफ साजिश रची जा रही है। संत समाज सनातन सेना के जरिए इसका जवाब देगा। आई लव मोहम्मद देश के सैकड़ों जगहों पर जुलूस निकालकर एक तरह से समाज में भय उत्पन्न करना चाहता है, सरकारों को डराना चाहता है, अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है। तो ये 100 करोड़ सनातनी हैं जो किसी भी स्थिति में झुकने वाले नहीं हैं, जिसमें 70 करोड़ बिल्कुल सशक्त हैं, देशभक्त हैं, देश की एकता अखंडता के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। जिसमें हमारे 5 करोड़ साधु संत हैं, 7 अखाड़े के फौज है और खड़ दर्शन के ऐसे 10 करोड़ साधु संत हैं, देश की एकता अखंडता चमन के लिए। दूसरी ओर अब यह मामला मुंबई तक पहुंच गया। मालवनी इलाके की लगभग सभी मस्जिदों के मौलवी और मौलाना पुलिस थाने पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी चिंता जाहिर की।
में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका हैं। सारी दुनिया के मालिको मुख्तार हम उनको जानते हैं। दूसरी बात यह है कि जो कानपुर में प्रोटेस्ट हुआ, ये मुसलमानों को जो कैद कर दिया गया है, मुसलमानों को जो पकड़ा गया है, ये अपने नबी से मोहब्बत करना है हम लोगों को। चाहे जहाँ पकड़ेंगे, लेकिन हम अपने नबी से मोहब्बत करेंगे, तो ये मोहब्बत की बुनियाद पर उनको पकड़ा गया है। दूसरी बात यह है कि आप अपने धर्म को फॉलो करें, हम अपने धर्म को फॉलो करते हैं। जो हमारे धर्म के लोगों को जो पकड़ा गया है, किस वजह से पकड़ा गया है? आई लव मोहम्मद ही तो बोला जा रहा है, नबी से मोहब्बत करने का ये बताया जा रहा है। अगर कहीं पोस्टर लगाया जाए तो कोई नई चीज़ तो है नहीं है। जिन लोगों ने विवाद फैलाया उनके खिलाफ कार्रवाई की। आई लव मोहम्मद लिखना, पोस्टर लगाना है जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसके बारे में लिखना, ये कोई विवादित बयान तो है नहीं। तो जब उन्होंने इस तरह से FIR की, पुलिस ने FIR लेकर के उनको गिरफ्तार किया, वो जब बार बार ये ट्रेंड करने लगा आई लव मोहम्मद, तो उन्होंने अपने बयान को बदल दिया कि इन्होंने दूसरे रूट से जुलूस निकाला, इसके लिए जो है हमने इन पर कार्रवाई की है। वहीं पुलिस पहले ही FIR दर्ज करने की वजह साफ कर चुकी है। कह चुकी है कि आई लव मोहम्मद लिखे बैनर को लेकर ये FIR नहीं की गई, बल्कि गलत जगह टेंट बैनर लगाकर नई परंपरा शुरू करने पर हुई है। ये जो बोर्ड लगा था आई लव मोहम्मद, उस पर हमारा कोई आपत्ति नहीं है। वो जो लगा था वो एक ऐसे स्थान पे लगा था जहाँ परंपरागत रूप से नहीं लगता था। इस पे थोड़ा सा विवाद हुआ था, तो दोनों पक्ष के माननीय लोगों ने आकर ये बात को माना और वो जो टेंट था पीछे कर दिया और बैनर भी पीछे कर दिया, तो वो बात वहीं खत्म हो गई थी। ये घटना अगले दिन की है, जिसमें कि दूसरे धर्म का एक पोस्टर लगा था जिसको कि लड़के थे, उन्होंने डंडा उसको मार दिया, वो फटके लटक गया, जिस पे लोगों ने आपत्ति करी। FIR उसके संबंध में लिखी गई है। इसमें दो पहलू हैं कि आई लव मोहम्मद से कोई मतलब नहीं है, वो जो पोस्टर फाड़ा गया उसको लेके है। अब ये विवाद इतना बढ़ गया कि सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। कहते हैं संविधान ने 25 आर्टिकल 25-26 में धार्मिक आजादी दी है, लेकिन अगर आप आई लव मोहम्मद कह देते हैं तो मुकदमा दर्ज हो जाता है और आपको जेल में डाल दिया जाता है। ये देखिए, मैं कह रहा हूं आई लव मोहम्मद, लो मुझे जेल में डालो, मैं देखना चाहता हूं कि आपकी जेल में कितनी जगह। कानून से किसी को खिलवाड़ नहीं करने दी जाएगी। प्रशासन को जो सूचना मिली, सूचना मिलने पर कड़ी कार्रवाई की गई है, कुछ की गिरफ्तारी कर ली गई है और इस पर जांच करके फिर उन पे खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। अब सवाल है कि आखिर कौन आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महाकाल की लड़ाई में घी डालने का काम कर रहा है? क्या धर्म और आस्था के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है? वैसे साजिश तो कश्मीर को लेकर भी रची जा रही है। अब से थोड़ी देर पहले कश्मीर में आतंकवादियों का एक ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच में भी कश्मीर को लेकर कई लोग अपना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड किसी से भी छिपा नहीं है, लेकिन अब टर्की भी लगातार उसी तरह की हरकत कर रहा है। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान लगातार UN के मंच से कश्मीर का मुद्दा उठा रहे हैं, कल भी उठाया, लेकिन अब सवाल यह है कि खुद को इस्लामिक मुल्कों का खलीफा समझने वाले एर्दोगान ऐसा कर क्यों रहे? क्यों वो बार बार कश्मीर के मुद्दे को हवा दे रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कश्मीर की आड़ में टर्की अपने घर के हालात को छिपाने की कोशिश कर रहा है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? टर्की के हालात क्या है? एर्दोगान के ऊपर हमारी इस पेशी को जब आप देखेंगे तो इन सारे सवालों के जवाब आपको अपने आप मिल जाएंगे। तुर्की ने कश्मीर का मुद्दा क्यों उठाया? कश्मीर के नाम पर क्या छिपा रहे हैं एर्दोगान? तुर्की खस्ता हाल, खलीफा बनने का ख्याल। न्यूयॉर्क में दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत का मंच सजा। दुनिया के कई नेता वैश्विक समस्याओं पर बोले। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान भी बोलने आए, मंच संभाला और फिर दुनिया की बात करते करते, मुस्लिम वर्ल्ड की बात करते करते एक बार फिर कश्मीर पर आ गए। दक्षिण एशिया में अमन शांति बहुत जरूरी है। अप्रैल में भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ था, हम उसका स्वागत करते हैं क्योंकि ये टकराव में बदल गया था। आतंकवाद से मुकाबले पर भारत और पाकिस्तान के बीच सहयोग देखना महत्वपूर्ण है। कश्मीर की समस्या का हल बातचीत से होना चाहिए और ये हल UNSC के फैसलों और कश्मीरी लोगों की इच्छा के मुताबिक होना चाहिए, ऐसी उम्मीद है मुझे। लगता है तुर्की भी उन मुल्कों में शुमार है जिनका खाना बिना कश्मीर का नाम लिए हजम नहीं होता। एर्दोगान हर साल न्यूयॉर्क आते हैं और कश्मीर का राग अलापते हैं, वो भी तब जब इस मुद्दे पर तुर्की से कोई मतलब नहीं। ये हिंदुस्तान का आंतरिक मामला है, लेकिन फिर भी नहीं समझते। हालांकि इस बार बात इतनी भर नहीं है।
एर्दोगान के बयान के ठीक बाद आई 36 सेकंड की इन तस्वीरों को देखेंगे तो पता चलेगा कि इस बार अरब वर्ल्ड और अमेरिका के बीच किस तरह का सिस्टम तैयार हो रहा है। UNGA से इधर पाकिस्तान के वजीर आजम और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। हालांकि इस मुलाकात की ज्यादा डिटेल्स सामने नहीं आई, लेकिन इतना पता चला कि ये इनफॉर्मल मुलाकात थी। इस मीटिंग में शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार भी मौजूद थे। पहले ट्रंप ने शहबाज से हाथ मिलाया, फिर थम्स अप वाला इशारा हुआ। इसके बाद बातचीत में इशाक डार शामिल हुए और फिर ये नेता अपने अपने रास्ते चले गए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले अरब मुल्कों की इमरजेंसी मुलाकात हुई थी। इजराइल को काउंटर करने के लिए नाटो जैसा संगठन बनाने की चर्चा हुई थी, लेकिन अमेरिका ने कह दिया है कि वो इजराइल के साथ खड़ा है। As everyone knows, I have also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get that done. Have to get it done. Unfortunately, Hamas has repeatedly rejected reasonable offers to make peace. We can't forget October 7th, can we? इस बयान के बाद एक बार फिर अरब मुल्कों ने अमेरिका को पैसिफाई करने की कोशिश की। इस मीटिंग में भी खलीफा के तौर पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे नजर आए। मीटिंग का जोर इजराइल हमास युद्ध रुकवाने पर रहा, क्योंकि आंच कतर तक पहुंच गई है। हम यहाँ सिर्फ युद्ध रोकने और बंधकों को वापस लाने के लिए आए हैं और हम इस युद्ध को खत्म करने और गाजा के लोगों की मदद करने के लिए आप और आपके नेतृत्व पर भी भरोसा करते हैं। वहाँ स्थिति बहुत बहुत खराब है, इसीलिए हम यहाँ आपसे मिलने आए हैं। इस युद्ध को रोकने और बंधकों को वापस लाने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो सब करेंगे। लेकिन सवाल है कि तुर्की इतना एक्टिव क्यों है? क्या घर में सब ठीक है? जवाब इन आंकड़ों में छिपा है। तुर्की की इकोनॉमी पिछले कई सालों से बुरे हाल में है। तुर्की की करेंसी लीरा की वैल्यू डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रही है। अगस्त 2025 में तुर्की में महंगाई दर 33%। तुर्की में आम जनजीवन का जरूरी सामान, दवाइयां और बिजली के बिल महंगे हो गए हैं। ट्रेडिंग इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट बताती है कि तुर्की में आवास, बिजली, पानी, गैस की दरों में 60% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा तुर्की के होटलों में खाना पिछले 2 सालों में 4 से 5 गुना बढ़ा है। तुर्की की एक और दिक्कत बेरोजगारी है। सरकारी आंकड़ों में तुर्की में बेरोजगारी दर 9% है, जबकि कंट्री इकोनॉमी की रिपोर्ट कहती है कि वहां बेरोजगारी की दर 17% है, बल्कि उससे भी ज्यादा। जब अपने देश की माली हालत से ध्यान हटाना हो तो इसी तरह के मुद्दे उठाकर सामने आने की कोशिश की जाती है और इसमें एर्दोगान को महारत हासिल है। वो फिलिस्तीन की भी बात करते हैं, गाजा की तस्वीरें दिखाते हैं। आइए हम सब अपने दिल पर हाथ रखकर जवाब दें, क्या 2025 में ऐसी क्रूरता का कोई औचित्य हो सकता है? लेकिन मानवता के नाम पर यह शर्मनाक मंजर पिछले 23 महीने से हर रोज गाजा में दोहराया जा रहा है। ये मानवता को शर्मसार करने वाला मंजर है। पिछली सदी में मानव इतिहास में इस तरह की बर्बरता नहीं देखी गई और ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। एर्दोगान मुस्लिम दुनिया का खलीफा बनना चाहते हैं, लेकिन खुद अपने देश के बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रहे। यही वजह है कि तुर्की के बड़े शहरों जैसे इस्तांबुल और अंकारा में पिछले दिनों लोगों ने सड़कों पर उतरकर सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। भारत का भी आधिकारिक तौर पर यही कहना है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मसला है। अगर एर्दोगान को बोलना ही था तो पाकिस्तान की आतंकी नीतियों पर बोलना चाहिए था, जो कश्मीर में हिंसा और अस्थिरता को बढ़ावा देती है। और अब कचहरी में दुनियादारी वाले उन खबरों की पेशी जो बड़े मुद्दों के बीच दब गई। न्यूयॉर्क से लगातार 2 दिन में ऐसी 2 तस्वीरें आई जो पहले सुर्खियां बनी। पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के काफिले को रोका गया। NYPD ने कहा कि ट्रंप का कारवां निकल रहा है, इसलिए जाने नहीं दे सकते। मैक्रो ने ट्रंप को फोन लगाया, इस बात की जानकारी दी, फिर अपने डेस्टिनेशन तक पैदल जाते दिखाई पड़े। इसके बाद अब तुर्की के राष्ट्रपति को न्यूयॉर्क की सड़कों पर रोक लिया गया, वो भी आम इंसान की तरह दिखाई पड़े। यूएन जनरल असेंबली में ट्रंप को लेकर भी चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। जब ट्रंप एस्केलेटर पर चढ़ने लगे तो अचानक बंद हो गया। ट्रंप के साथ उनकी वाइफ और यूएस की फर्स्ट लेडी मेलानिया भी मौजूद थी। दोनों इसी तरह चलते दिखाई पड़े। फिर जब ट्रंप स्पीच दे रहे थे तो उनका टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया। ट्रंप ने इसको लेकर यूएन की आलोचना की। रूस और यूक्रेन के बीच जंग कब खत्म होगी, इसे लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो मुल्कों से कह दिया है कि अगर रूस का कोई एयरक्राफ्ट उनकी सरहद में आता है तो इसे मार गिराओ। दूसरी तरफ जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में ट्रंप ने रूस को कागजी शेर बताया। रूस यूक्रेन वॉर में भारत की भूमिका को लेकर इटली से फिनलैंड के लीडर्स ने बयान दिए हैं। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत उभरती महाशक्ति है, इसे रूस और चीन की तरह नहीं माना जा सकता।
इससे पहले इमिग्रेशन के मुद्दे पर ट्रंप ने अपनी स्पीच में यूरोप को फटकार लगाई। ट्रंप ने कहा यूरोप में भयानक हालात बन चुके हैं, यूरोपियों के इस्लामीकरण की तरफ इशारा किया। यह तक कह दिया कि लंदन के मुस्लिम मेयर उन्हें पसंद नहीं। उन्हें टारगेट करते हुए कहा वो ब्रिटेन की राजधानी लंदन में शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। ट्रंप ने इमिग्रेशन के अलावा क्लाइमेट चेंज फैक्ट को लेकर निशाना साधा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर पाकिस्तान को बुरी तरह धोया है। जिनेवा में यूएनएचआरसी के 60वें सत्र में भारत की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान को झूठ फैलाने की बजाय कश्मीर से अवैध कब्जे हटाने चाहिए। उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने पर ध्यान देना चाहिए, जिसके सहारे उनका जीवन टिका है। 2 दिन पहले राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि पीओके पर चिंता करने की जरूरत नहीं, पीओके खुद आ जाएगा। पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस में फिर धमाका हुआ। बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले के दश्त इलाके में जाफर एक्सप्रेस धमाके की चपेट में आकर पटरी से उतर गई। ट्रेन के 6 डिब्बे पलटे, 12 लोग घायल हुए। अमेरिका के टेक्सास में 90 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति को लेकर विवाद छिड़ा है। ट्रंप की पार्टी के नेता अलेक्जेंडर डंकन ने कहा कि हम क्यों एक झूठी मूर्ति को यहां रहने दें, हम एक क्रिश्चियन देश हैं। इसके बाद मूर्ति के विरोध में स्थानीय चर्च आ गया, डेमन गॉड तक कह दिया गया। हालांकि ऐसे लोगों को बराक ओबामा सीखना चाहिए, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति रहे ओबामा ने खुले तौर पर स्वीकार किया था कि हनुमान जी की एक छोटी प्रतिमा वो अपने पास रखते हैं और ये उन्हें सकारात्मक ऊर्जा से भरती है। अब अगर ऊर्जा नकारात्मक हो तो फिर जहन में दहशत भर देती है, और ऐसा ही दहशत यूपी के बहराइच के गांवों में दौड़ रही है। पिछले 2 दिनों से उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर 5 लोगों पर हमला कर चुका है। आलम यह है कि दिन हो या रात बहराइच के कई गांव आदमखोर के आतंक से लड़ रहे हैं। टोलियां बनाकर दिन रात पहरेदारी की जा रही है, लेकिन अदृश्य जानवर के हमले थम नहीं रहे। लोग कहते हैं कि भेड़िया है, लेकिन वन विभाग की थ्योरी अलग है। अब सवाल यह है कि आदमखोर के आतंक से बहराइच को आजादी कब मिलेगी। गांव वालों का डर बेजा भी नहीं। 13 सितंबर को भेड़िए ने 3 महीने की बच्ची को मार डाला। बीते 2 महीने में भेड़िए के हमले में 4 लोग जख्मी हुए। हालांकि वन विभाग का दावा है कि जंगली जानवर को पकड़ने के लिए पूरी कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन ये जानवर अब तक पकड़ से बाहर है। इस बीच प्रभावित इलाके को 4 सेक्टर में बांटा गया है। वन विभाग की 32 टीमें गश्त दे रही हैं। थर्मल ड्रोन का भी इस्तेमाल हो रहा है। नाइट विजन कैमरे से नजर रखी जा रही है। जगह जगह पिंजरे लगाए जा चुके हैं। रात में गांव वाले खुद इलाके में गश्त दे रहे हैं। जिन्हें भेड़िए ने शिकार बनाया, जिन पर हमले हुए, वो ताल ठोक कर कहते हैं कि गांव में भेड़िया ही लोगों पर हमले कर रहा है, लेकिन वन विभाग इससे इत्तेफाक नहीं रखता। ये जो फॉरेस्ट विभाग की टीम जो ड्रोन कैमरा लिए टहल रहे हैं, ये बिल्कुल पूरी तरह फेल है। ये आज तक अभी यही नहीं कंफर्म कर पाए हैं कि तेंदुआ है कि फिशकैट है कि भेड़िया है। भेड़िया कभी दिन में इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि बच्चों को गोदी से खींच ले जाए। बहराइच में भेड़िया का खौफ कोई मामूली चीज नहीं है। दिन रात गांव वाले हाथों में लाठी डंडा लेकर पहरा देते हैं। जिस रास्ते से भेड़िए के आने का खतरा ज्यादा है, वहां 20 से 50 लोग 24 घंटे मुस्तैदी से मोर्चा संभाले रहते हैं। लेकिन गांव वालों की इस मुस्तैदी के बावजूद गांव पर आदमखोर के हमले रुक नहीं रहे। अब लोगों का सवाल है कि आखिर कब तक ये हमले होते रहेंगे और कब उन्हें इस दहशत से छुटकारा मिलेगा। यूपी के बहराइच में आदमखोर का कैसा भय चल रहा है। कैसे बहराइच का जानी दुश्मन बना भेड़िया। बहराइच में शोर, चारों ओर भागो भेड़िया आया। वो जब भी आता है दहशत लाता है। वो जब भी आता है लोगों को शिकार बनाता है। बहराइच चले आइए, आदमखोर के आतंक का एहसास हो जाएगा। रोते बिलखते लोग, चेहरों पर चस्पा खौफ। आदमखोर की आतंक कथा का गवाह है। बहराइच के जहन में आदमखोर का खौफ इस कदर घर कर चुका है कि दिन हो, रात हो, सुबह हो चाहे शाम, एक आहट भर से बहराइच कांप उठता है। यह दहशत है भेड़िए की, जो बीते 2 महीने से बार बार घात लगाकर लोगों पर हमला कर रहा है। बच्चों तक को निशाना बना रहा है। जो शिकार हुए वो कहते हैं भेड़िया है, लेकिन वन विभाग की थ्योरी अलग है। आदमखोर जो भी है, वन विभाग की पकड़ से बाहर है।
लिहाजा बहराइच के लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं। डर की वजह भेड़िया का ताजा हमला भी है। दिन दहाड़े भेड़िया इस मां की गोद से बच्चे को उठा ले गया। गांव वालों ने 1 किलोमीटर तक आदमखोर का पीछा किया, शोर मचाया। भेड़िया बच्चे को घायल कर भाग निकला। बच्चे की हालत गंभीर है। भेड़िया कब पकड़ा जाएगा? कब बहराइच के गांव को आदमखोर की दहशत से निजात मिलेगी? ऐसे कई सवाल बहराइच का खौफ बढ़ाते हैं। वैसे बढ़ तो लोगों की नाराजगी भी रही है। आरोप है कि शिकायत के बावजूद वन विभाग वक्त पर मदद के लिए नहीं आता। प्रशासन को सूचना देने के 1 घंटा बाद में पहुंचता है और लगातार घटनाएं मंझारा तोकली में हो रही हैं और कैंप जो विभाग द्वारा है वो सिपहिया ग्राम पंचायत में बनाया गया है। जब फोन करो तो कहते हैं कैंप पे हैं, अभी थोड़ी देर बाद में आएंगे। वैसे दहशत का मीटर तो कोलकाता में भी दौड़ रहा है, लेकिन बारिश कोलकाता में ऐसी बारिश हुई कि चारों तरफ जलभराव हो गया। नवरात्र के पावन पर्व पर पश्चिम बंगाल की राजधानी पानी पानी हो गई। राजधानी के अलग अलग इलाकों में लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। कहीं दुर्गा पूजा पंडाल में पानी भर गया, जबकि कोलकाता मेट्रो रेल सेवाओं पर भी इसका बड़ा असर देखने को मिला। सितंबर की सैलाब कथा पर आपको हमारी ये पेशी जरूर देखनी चाहिए। घरों में पानी का कब्जा, सैलाब में डूबी गाड़ियां, पानी पानी दुर्गा पूजा पंडाल। सड़क बन गई नदी। ये कोलकाता की तस्वीरें गवाह हैं कि किस कदर शहर पर बारिश का कहर बरपा है। पूरा शहर समंदर बन गया है और पानी घरों के अंदर तक पहुंच चुका है। इन तस्वीरों में कोलकाता की बिगड़ी सूरत आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि ऐसा सैलाबी कहर पिछले कई दशकों में देखने को नहीं मिला। जल भराव के चलते कोलकाता की 5 अलग अलग जगहों पर 7 लोगों की मौत भी हो गई। सड़क का ये हाल देखिए, वाहन सड़क पर तैरने को मजबूर हैं और लोग इस बीच सड़क को नदी समझकर प्लास्टिक की नाव पर निकल पड़े हैं। इस लड़के को देखिए, मानो इसे इस डूबते शहर में भी खुश रहने का जरिया मिल गया हो। एक तरफ गाड़ियों की लंबी कतार है तो दूसरी ओर ये आराम से पानी पर तैर रहा है। अब ये तस्वीर देखिए, यहाँ शहर के मंडेविला गार्डन इलाके की एक दुकान में आग लग गई, लेकिन जब आग बुझाने के लिए मौके पर पुलिस और दमकल की टीम पहुंची तो दुकान के नीचे सड़क पर कमर तक पानी भरा था। किसी तरह दमकल की टीम ने पानी में उतरकर आग को बुझाया। आसपास के इलाकों में रात भर हुई भारी बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई जगहों पर घुटनों तक पानी भर गया और यातायात ठप हो गया। साथ ही मेट्रो और रेल सेवा पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। हम खड़े हैं मैदान मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल बाहर। अंधाधुंध बारिश के चलते कोलकाता के कई सारे हिस्सों में जल भराव की स्थिति है। उससे सबसे ज्यादा प्रभावित कोलकाता के लाइफलाइन मेट्रो, उसको झेलना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं फिलहाल मेट्रो स्टेशन, जो मैदान मेट्रो स्टेशन है, यहाँ तक दमदम और जो दक्षिणेश्वर इसके बीच यहाँ से चल रही जो मेट्रो है, इसका परिसेवा सिर्फ मैदान मेट्रो स्टेशन तक चल रहा है, जिसके चलते काफ़ी मशक्कत और लोगों को दिक्कत का सामना करना हुआ। कहाँ जाना है आपको? क्या गाड़ी और मेट्रो चल रही है? मेट्रो ठीक तक नहीं चल रहे। लास्ट हम लोग का हम बौरानगर से आ रहा है, बट मेट्रो चल रहे थे आपका मैदान अवधि। क्या तकलीफें हो रही है? आगे कहाँ तक जाना है? गाड़ी वगैरह की व्यवस्था हो पाई है? नहीं है, सदन जाना है, हमारा ऑफिस है वहाँ पर, बट वहाँ पर फ्लैट पूरा। और अब उन खबरों की पेशी जो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही। कोटा में स्टंट के दौरान थार पलटने का वीडियो वायरल है। वीडियो में दिख रहे 4 से 5 शख्स कुल्हाड़ी लैंडमार्क सिटी का बताया जा रहा है वीडियो। कुल्हाड़ी थाने में पुलिस ने इस वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। एक पिता चलती फॉर्च्यूनर में नाबालिग बेटी से स्टंट करवा रहा था। पुलिस ने बच्चे की जान को जोखिम में डाल रहे पिता का पीछा कर पकड़ा। वीडियो वायरल कर लोगों को स्टंट नहीं करने की चेतावनी। यूपी के सीतापुर में एक बेसिक शिक्षा अधिकारी को टीचर ने बेल्ट से पीट दिया। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद है, जो वायरल है। आरोप है कि टीचर ने पीएसए को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद अब पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार किया है। हिमाचल में ऐतिहासिक चंबा चौगान में रामलीला मंच के दौरान एक कलाकार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस समय कलाकार को हार्ट अटैक आया, तब दशरथ की भूमिका निभा रहे थे। वो पिछले 23 सालों से दशरथ और रावण की भूमिका निभा रहे थे।
थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बुधवार को अचानक एक सड़क धंस गई, जिससे करीब 50 मीटर गहरा गड्ढा बना। शहर के गवर्नर ने बताया कि हादसा अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन की वजह से हुआ था। अफगानिस्तान का एक 13 साल का बच्चा वायरल है, जो प्लेन के लैंडिंग गियर में चिपकर भारत आया था। एयरलाइन कर्मचारियों ने फ्लाइट के पास घूमते लड़के देखा तो सूचना दी। सीआईएसएफ ने हिरासत में लेकर पूछताछ की और अफगानिस्तान वापस ली। बंदरों की आतंकी तस्वीरें हापुड़ की है, जो वायरल है। यहां बंदरों ने परिवार पर गोरिल्ला अटैक कर और इसी के साथ फिलहाल एनडीटीवी इंडिया पर वक्त एक छोटे से